हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजू श्री मिश्रा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जो मैंने ईवीएस का फर्स्ट वीडियो डाला था और उसी का ये जो है थर्ड वीडियो है उसी पार्ट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकल परिवार जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं देखे ईवीएस के, तो वो पिछले 2 वीडियो देख लें। ठीक है, वह 2 देखेंगे तो आप लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकल परिवार। फ्रेंड्स, एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में एक युगल होता है और उनके बच्चे होते हैं, मतलब पति पत्नी और उनके बच्चे। ठीक है फ्रेंड, तो ये एकल परिवार को हम क्या बोल सकते हैं? एकल परिवार को केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रहेगा आप लोगों को, एकल परिवार को केंद्रीय या नाभिकीय परिवार भी कहा जाता है। तो देखिए, संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई है एकल परिवार। एकल परिवार क्या है? संयुक्त परिवार की लघु इकाई। क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या रहता है, तो तीन या तीन से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। ठीक है ना। और उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, उनके अविवाहित विवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, वह होता है संयुक्त परिवार। और चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं, यह संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार में क्या होता है? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं एकल परिवार में। ठीक, और इसी को हम केंद्रीय और नाभिकीय परिवार भी बोलते हैं, इतना आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एकल परिवार के प्रकार या स्वरूप। फ्रेंड्स, एकल परिवार के प्रकार और स्वरूप भी होते हैं। ठीक है, तो इन जैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया था ना, संयुक्त परिवार के स्वरूप या प्रकार पढ़ाए थे, उसी प्रकार एकल परिवार के स्वरूप और प्रकार भी होते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। एकल परिवार में क्या होता है? सबसे पहले मूल एकल परिवार। देखिए फ्रेंड्स, मूल एकल परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना होगा। वह परिवार जिसमें पति पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों के बिना या बच्चों के साथ रहते हैं, वह कहलाता है मूल एकल परिवार। मूल का मतलब होता है कि जो जिससे परिवार बनता है, जिससे परिवार की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो उसमें क्या कौन कौन लोग रहते हैं? या तो पति पत्नी होंगे और बच्चों के साथ में होंगे, या फिर बच्चों के बिना होंगे। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को। अब देखिए, अनुपूरित एकल परिवार। फ्रेंड्स, हमने अनुपूरित का मतलब बताया था, जो पूरित नहीं है, मतलब उसमें कुछ कमी है। ठीक है, तो अनुपूरित एकल परिवार। एकल परिवार में हम समझ गए कि माता पिता रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक, अब देखिए, अनुपूरित एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता, उनके एक या अधिक उनके अविवाहित बच्चों के साथ, उनके एक या अधिक तलाकशुदा अविवाहित विधवा विधुर और संबंधी भी उनके साथ में रहते हैं। ठीक है, तो यह कहलाता है अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित एकल परिवार जब भी आपको आए क्वेश्चन में, तो आप इतना याद रखना कि इसमें कोई तलाकशुदा या अविवाहित या विधवा या विधुर संबंधी कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तभी यह अनुपूरित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना याद रहेगा। चलिए, अनुपूरित एकल परिवार में एकल परिवार के जो सदस्य रहेंगे वो रहेंगे, और कोई विधवा, तलाकशुदा, विधुर, अविवाहित संबंधी भी उसमें रहेंगे। चलिए अब देखते हैं उपमूल एकल परिवार। फ्रेंड्स, उपमूल एकल परिवार में हम मूल परिवार में पढ़ चुके हैं। मूल परिवार में हमने क्या पढ़ा? पति पत्नी होते हैं, अपने बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। अब देखिए, इसमें उपमूल परिवार में क्या कौन कौन लोग होते हैं? देखिए, उपमूल परिवार में कोई विधुर, विधवा, ठीक, अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहनों के साथ रहते हैं। ठीक, तो इसमें उपमूल परिवार में क्या होता है? उपमूल परिवार है तो इसमें कोई विधवा होगा या विधुर होगा। ठीक, मतलब जिसकी पति खत्म हो गया होगा या पत्नी खत्म हो गई होगी, वह अपने बच्चों के साथ और सगे भाई बहनों के साथ रहते हैं। ठीक है, या तो वह अपने बच्चों के साथ रहेगी, उसके बच्चे होंगे तो वह अपने बच्चों के साथ में रहेंगे।
अगर बच्चे नहीं होंगे तो वह किसके साथ में रहेगी, अपने सगे भाई बहनों के साथ में रहेगी, तो वह होता है उपमूल परिवार। अब देखिए उपमूल परिवार हमको समझ में आ गया। उपमूल परिवार में क्या होता है, सिर्फ पति पत्नी नहीं होते हैं उपमूल परिवार में, क्या कौन होता है, विधवा या विधुर अपने अविवाहित बच्चों के साथ में या फिर सगे भाई बहनों के साथ में रहेंगे। ठीक, अब देखते हैं अनुकूलित मूल परिवार। अनुकूलित मूल परिवार में क्या होता है, हमने बताया था ना फ्रेंड्स आपको, अनुपूरित, अनुपूरित मतलब जो पूर्ण नहीं है, और मूल परिवार में हम समझ चुके हैं मूल परिवार में कौन कौन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मूल परिवार में कौन कौन होते हैं कि पति पत्नी होते हैं मूल परिवार में, अपने बच्चे या बच्चों के साथ में रहते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं। ठीक, अब देखते हैं अनुपूरित। अनुपूरित मतलब जो पूरा नहीं है। देखिए, जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों या अपनी सास के साथ रहे, वह अनुपूरित मूल परिवार होता है। मतलब वह विधवा भी है और अपने अविवाहित बच्चों या सास के साथ में रहती है, वह अनुपूरित, सॉरी फ्रेंड्स अनुपूरित, एक मिनट, फ्रेंड्स अनुपूरित मूल परिवार नहीं, इसको हम बोल सकते हैं अनुपूरित उपमूल परिवार। ठीक है ना फ्रेंड्स, अनुपूरित उपमूल परिवार। ठीक, उप यहाँ आ जाएगा अनुपूरित उपमूल परिवार। उपमूल परिवार में विधवा होगी या कोई विधुर होगा, अपने अविवाहित बच्चों के साथ में रहेगा एवं अपनी सास के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विस्तृत या विस्तारित परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, विस्तृत या विस्तारित से अलग से है परिवार, एकल परिवार का हिस्सा है ये, है मतलब स्वरूप है, लेकिन यह थोड़ी विस्तृत है, एकल परिवार से विस्तृत है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वह परिवार जिसमें रक्त संबंधियों के अतिरिक्त कुछ आय संबंधी भी रहते हैं, मतलब रक्त संबंधियों के अतिरिक्त जो हैं वह कुछ आय से संबंधित व्यक्ति भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्तृत या विस्तारित परिवार। ठीक, इसके थोड़ा सा हम देखते हैं कि इन परिवारों में सदस्यों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। याद रहेगा फ्रेंड्स, यह पूछा जा सकता है आपको कि विस्तृत या विस्तारित परिवार में निम्न में से कौन सा होते हैं, मतलब होते हैं या कौन से जो है नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इन परिवारों के सदस्यों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती, क्योंकि विस्तृत परिवार है तो संख्या भी अधिक होगी। ठीक, इनका स्वरूप एक पक्षीय, मतलब या तो यह मातृपक्षीय होंगे या पितृपक्षीय। ठीक, एक पक्षी या बहुपक्षी भी हो सकता है। इनका स्वरूप कैसा होगा, एक पक्षी भी हो सकता है और बहुपक्षी भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं दो या अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। देखिए इसमें दो या अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और पर इनमें संबंधों का सटीक ज्ञान नहीं होता। दो या अधिक पीढ़ियां एक साथ तो रहती हैं लेकिन इनमें संबंधों का सटीक ज्ञान नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह विस्तारित या विस्तृत परिवार का आप लोगों को जानकारी है। ठीक है, तो इसमें इस परिवार में क्या होते हैं, रक्त संबंधी के साथ में आय संबंधी भी साथ में रहते हैं। ठीक, इन परिवारों की संख्या निश्चित नहीं होती है, तो संख्या अधिक होती है। ठीक, और इनका जो एक पक्षीय स्वरूप भी हो सकता है और बहुपक्षीय स्वरूप भी हो सकता है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। ठीक, और यह दो या दो से अधिक पीढ़ियां भी एक साथ में रहती हैं, पर इनमें संबंधों का ज्ञान नहीं होता है, सटीक नॉलेज नहीं होता है कि किसका कैसा संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके गुण दोष। ठीक, तो आप लोगों को फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि उपमूल परिवार में सदस्य होते हैं, अनुपूरित एकल परिवार में सदस्य होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अनुपूरित या एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में आए, अनुपूरित एकल परिवार यदि आपको अनुपूरित आ जाए शब्द के आगे, तो आप यह याद रखना कि अनुपूरित का मतलब यह है कि कोई पूर्ण नहीं है उसमें। ठीक है, या तो अविवाहित
कोई व्यक्ति होगा या तलाकशुदा होगा या विधवा या विधुर व्यक्ति या विधुर संबंधी उसमें उपस्थित होंगे तभी वह अनुपूरित है। ठीक, तो यह आप लोग याद रखना। चलिए देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम विवाह के आधार पर हम परिवार देख लेते हैं कि विवाह के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। अब विवाही परिवार देखिए फ्रेंड्स, विवाह के आधार पर परिवार एक होता है फ्रेंड्स एकल विवाही परिवार। तो एकल विवाही परिवार में क्या होता है, जिस स्त्री का या जिस पुरुष का एक समय में एक ही पति या जिस पुरुष का एक समय में एक ही पत्नी होती है फ्रेंड्स, वह एकल परिवार होता है। हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वह एकल विवाही परिवार होता है, एक समय में एक पुरुष की एक ही पत्नी हो। ठीक, अब हम देख लेते हैं बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार वह परिवार होते हैं फ्रेंड्स जिसमें एक पति या एक स्त्री या एक पुरुष की एक समय में एक से अधिक पति या एक से अधिक पत्नियां हों, वह कहलाता है बहुविवाही परिवार। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा बहुविवाही परिवार के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, बहुपत्नी विवाही परिवार। फ्रेंड्स, विवाही परिवार में क्या होता है कि एक समय में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं, वह कहलाता है बहुपत्नी विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुस्लिम समाज जो होती है फ्रेंड्स, मुस्लिम समाज की बहुत सी एक समय में बहुत सी स्त्रियां होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार नागा गौड़ जनजाति में होती है। नागा गौड़ जनजाति जो असम साइड रहती है, तो उसमें क्या होता है कि एक पुरुष की एक समय में बहुत सी स्त्रियां से वह शादी कर सकता है। ठीक है, तो यह कहलाता है बहुपत्नी विवाह। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा है बहुपति विवाही परिवार। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पत्नी की एक समय में बहुत सी पति होते हैं, बहुत से पतियों से वह शादी कर सकती है। ठीक है, तो वह कहलाता है बहुपति विवाही परिवार। तो इसमें टोंडा जनजाति होती है, खासी जनजातियाँ होती हैं, और यूपी जो है यूपी साइड में जौनसार और भावर क्षेत्र में यह प्रथा पाई जाती है। ठीक है, यह आप लोग याद रखना कि बहुपति विवाही परिवार की प्रथा मतलब कहाँ पर होते हैं ज़्यादा, तो यह टोंडा खासी जनजातियाँ, यह जो है खासी असम मेघालय साइड की जो पूर्वोत्तर साइड की जो जनजातियाँ हैं, वहाँ पर बहुपति विवाही परिवार पाए जाते हैं। और यूपी की जो जौनसार और भावर क्षेत्र है, यहाँ पर बहुपति विवाह पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब चलिए देखते हैं भ्रातृक बहुपतिक विवाही परिवार। फ्रेंड्स, भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार में क्या होता है, जो भाई होते हैं भाई होते हैं, वह एक स्त्री से विवाह करते हैं। ठीक है, एक स्त्री से विवाह करते हैं, वह इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो संपत्ति होती है वह संपत्ति का बंटवारा ना हो। ठीक है, तो उस वहाँ पर जो होते हैं, जैसे हरियाणा में पंजाब में भूमि का बंटवारा ना हो, इस कारण से भ्रातृक बहुपतिक विवाही परिवार होते हैं वहाँ पर। मतलब एक भाई जो बहुत से भाई, मतलब एक से अधिक भाई एक ही स्त्री का वरण करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अभ्रातृक परिवार। तो फ्रेंड्स अभ्रातृक जो विवाही परिवार होते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, एक पत्नी एक समय में बहुत से पुरुषों से शादी करती है, परंतु वह जो पुरुष होते हैं भाई नहीं होते। तो यह कहलाता है फ्रेंड्स अभ्रातृक विवाही परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स विवाही जो एकल परिवार होते हैं, इनके गुण और दोष।
ठीक है। जहाँ संयुक्त परिवार के गुण दोष होते हैं वैसे ही एकल परिवार के भी गुण दोष होते हैं। ठीक है। बहुत सी चीज़ों में एकल परिवार बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में एकल परिवार में दोष पाए गए हैं। ठीक है। उससे हानि भी होती है लोगों की एकल परिवार में। तो चलिए देखते हैं हम पहले इसके गुण। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कुरीतियों का अभाव होता है। कुरीतियों का अभाव एकल परिवार में क्या होता है, कुरीतियाँ समझते हैं ना आप। कुरीतियों का अभाव मतलब एकल परिवार में खराब परंपराओं का अभाव रहता है। ठीक है। जो परंपराएं बहुत समय से चली आ रही हैं उनका क्या रहता है, अभाव रहता है। विवेक की कसौटी पर जांच कर इनका परित्याग किया जाता है। ठीक, कि यह कुरीतियाँ हैं और जो विवेक की कसौटी पर जांच कर इनको अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आलस्य का अभाव। फ्रेंड्स एकल परिवार होता है। ठीक है। तो एकल परिवार का सारा बोझ वयस्क पुरुष अर्थात मालिक पर रहता है। ठीक है। जो वयस्क पुरुष है या स्त्री है उस पर रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आलस्य का अभाव त्याग कर आय बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं लोग। ठीक है। तो दो आपको समझ में आ गए। अब देखिए व्यक्तित्व के विकास के अवसर। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तित्व के विकास के अवसर। तो फ्रेंड्स देखिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण का होना आवश्यक होता है। ऐसे वातावरण एकल परिवार में ही पाया जाता है, क्योंकि एकल परिवार में बड़े वृद्धजनों का अनावश्यक नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कलह की संभावना नहीं होती है। कलह की संभावना नहीं होती क्योंकि देखिए एकल परिवार में कलह की संभावना कम पाई जाती है, अतः पारिवारिक जीवन अधिक सुखमय होता है। ठीक। अब देखिए गृह संचालन में स्वतंत्रता। जो फ्रेंड्स एकल परिवार में होता है उसमें गृह संचालन में भी क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग का नियंत्रण उन पर नहीं होता। उन लोगों के साथ में बुजुर्ग लोग नहीं रहते, इसलिए गृह संचालन में क्या होता है, उनको स्वतंत्रता रहती है, वह जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध। फ्रेंड्स पति पत्नी के बीच में क्या रहते हैं, एकल परिवार में मधुर संबंध रहते हैं। दोनों ही सहमति से एक कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स हम इनके दोष। दोष में क्या आता है फ्रेंड्स, देखिए जहाँ एकल परिवार में रहने उपयुक्त होता है वहीं उसके कुछ दोष भी होते हैं। तो एकल परिवार में जैसे संकट की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता। जब कोई परेशानी आती है परिवार में, ठीक है, तो संयुक्त परिवार में तो सभी लोग एक दूसरे के लिए दौड़ जाते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है। एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ठीक। और लेकिन जब संकट की स्थिति आती है एकल परिवार में, तो वह एकल परिवार में क्या रहता है, अनुपयुक्त रहता है एकल परिवार। ठीक है। क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, कोई सुरक्षा के लिए नहीं होता, क्योंकि वही मालिक है और वही सुरक्षा करेगा। यदि मालिक को कुछ हो जाएगा तो एकल परिवार क्या हो जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वार्थ की प्रबलता। फ्रेंड्स जब संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं तो एक दूसरे के लिए त्याग, प्रेम, है ना, दया, करुणा, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है फ्रेंड्स, व्यक्ति में क्या होता है, स्वार्थ होता है। ठीक है। वह कैसा हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। वह अपने कार्य के प्रति, अपने लाभ के प्रति स्वार्थी हो जाता है ना। वह किसी दूसरे का, क्योंकि दूसरे लोग रहते नहीं हैं परिवार में, तो वह किसके बारे में सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा, खुद के पति पत्नी बच्चे के बारे में सोचेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पति पत्नी के बीच कटु संबंध होने पर संकट की स्थिति उत्पन्न होना। ठीक। तो पति पत्नी के बीच में जब संकट होता है, मतलब संकट, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ होता है ना, तो एकल परिवार में क्या होता है, पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। ठीक है। यदि पति पत्नी का संबंध कटु हो जाने पर पारिवारिक जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन
कष्टमय हो जाता है ना, सुख चला जाता है। और यदि ज़्यादा कटु संबंध हो गए तो तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है, परिवार का विघटन हो जाता है, ठीक। और बच्चे क्या हो जाते हैं, उनके परेशान हो जाते हैं, उनके बच्चों का जीवन भी संकटग्रस्त हो जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पति पत्नी जो एकल परिवार होते हैं वह संकट की स्थिति में उत्पन्न होने से विघटित हो सकते हैं, ठीक है ना। और संकट एकल संयुक्त परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में यदि कटु संबंध रहते हैं तो आपस में बैठ के वो लोग सुलझा लेते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, डांट के समझा के उनको मतलब इतनी कंडीशन खराब नहीं होने देते हैं, ठीक। तो ये एकल परिवार में का यह एक सबसे बड़ा दोष है। चलिए देखते हैं उचित निर्देशन व परामर्श। उचित निर्देशन व परामर्श का अभाव होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि संयुक्त परिवार में जो होते हैं बड़े बुजुर्ग रहते हैं साथ में, तो वह अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से सभी को उचित निर्देश और परामर्श देते रहते हैं। लेकिन जब मालिक एक ही व्यक्ति है और वही मालिक है, तो उसको कौन निर्देश दे सकता है या परामर्श दे सकता है, ठीक है। तो उसको इन सब चीज़ों का क्या होता है, अभाव होता है, और वह उसको जो मन में आता है, जो उसको अच्छा लगता है, वह वही काम करता है, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, शिशुओं की देखभाल की समस्या। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बालक होते हैं, है ना, उनकी देखभाल का उनको देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब जो एकल परिवार में मान लो पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, तो बच्चे की देखभाल की क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। या जॉब ना भी करते हो, घर में ही मतलब पत्नी रहती हो, तो वह अकेली देख देख के क्या होती है, उचित देखभाल बच्चे की नहीं कर पाती है या परेशान हो जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपव्यय। अपव्यय मतलब होता है फ्रेंड्स खर्च, ठीक है, अनावश्यक खर्च, ठीक। तो क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या रहता है फ्रेंड्स, सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक ही उसमें चूल्हा में खाना बनता है, उनका भोजन बनता है, ठीक है। और जो भी देखभाल रहती है वह बड़े बुजुर्ग करते हैं, सभी के लिए एक साथ एक समान करते हैं, ठीक। तो उनको लोगों को इतनी आवश्यकता, कम खर्च होता है, बचत होती है उनकी। लेकिन जब एकल परिवार में रहते हैं तो बचत की संभावना बहुत कम होती है, अपव्यय होता है हर चीज़ में, मकान में, खाने में, हर चीज़ में उनका क्या होता है, अपव्यय होने लगता है, वह बचत नहीं कर पाते हैं। तो यह भी उनका एकल परिवार का जो है दोष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी मेरे भाई बहन हैं और जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी और सभी आप लोगों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। कहीं भी सिलेबस के सिलेबस के बाहर नहीं आएगा आप लोगों के लिए। और मैं बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए।